बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको आज चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करवाने हैं जिसमें एग्जांपल्स भी हैं और स्टूडेंट्स 90% चांसेस होते हैं कि आपको पेपर में एग्जांपल ही आ जाए। 2025 के एग्जाम्स में आपको न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर नंबर 8 में से। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, बुक में जो दी गई है उसका गिवन डेटा यहाँ पे मैंने निकाल के रख लिया है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। रिएक्टेंट ए के 2 मोल्स हैं जबकि रिएक्टेंट बी का 1 मोल है और ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी बनाते हैं। अब कुछ कॉन्सेंट्रेशंस भी इससे बताई हुई हैं। कहते हैं कि रिएक्शन की इनिशियल स्टेज में, बहुत स्टार्ट में, जबकि टाइम 0 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.5 मोल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 0.60 मोल एंड ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विल बी 0 क्योंकि टाइम 0 है। 0 टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए प्रोडक्ट्स क्या है, 0। फिर क्या हुआ, कहते कुछ टाइम गुजरा और कुछ टाइम गुजरने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाके कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स की ऑब्वियसली चेंज होनी थी क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज तब आती है स्टूडेंट्स जब रिएक्शन हो रहा, रिएक्शन के दौरान में। तो रिएक्शन हुआ और जो रिएक्टेंट ए था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल थी वो बच गई 0.2, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 थी वो बची हुई है 0.45 और सी यानी प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.15 मोल। और इस न्यूमेरिकल की हमसे डिमांड ये है कि हम के सी की वैल्यू निकालें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जो हमें बताता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स दो है ए और बी। रिएक्टेंट ए को मैं लिख देती हूँ और इसकी जो कोएफिशिएंट है वो बन जाएगा पावर और फिर रिएक्टेंट बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। अब ये वो फॉर्मूला है जिसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है और देखिए वैल्यूज आपके पास दो तरह की हैं। एक वो वैल्यूज हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे थी, दूसरी वो है इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। हमें इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज को पुट करना है क्योंकि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और अगर इक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इनिशियल स्टेज पे इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैं नीचे वाली वैल्यूज को लिख रही हूँ। प्रोडक्ट की वैल्यू है 0.15, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा रिएक्टेंट ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी 0.20 और इसका स्क्वायर ऑब्वियसली बन जाएगा। साथ में बी की वैल्यू होगी 0.45। अब इन सब वैल्यूज को हमने जब कैलकुलेट किया कैलकुलेटर की मदद से, तो स्टूडेंट्स 0.15 एज इट इज मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले मुझे 0.20 के स्क्वायर को सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू आ जाती है 0.04। मैं इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिखती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 8.3 जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मोल के अंदर वैल्यूज दी हुई थी जो मैंने नहीं लिखी क्योंकि बुक कहती है कि कन्वीनियंस के लिए हम यूनिट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने भी यूनिट्स नहीं लिखी। अब ये हमारी बहुत ही आसान सी छोटी सी एग्जांपल थी। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 का डेटा लिखा हुआ है। रिएक्शन होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का और प्रोडक्ट्स बनेंगे अमोनिया। और स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड्स पे चल रहा है। के सी की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है के पी। के पी को फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए और स्टूडेंट्स के पी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है के सी मल्टीप्लाई बाय आर टी हैविंग पावर डेल्टा एन। ये के पी का फॉर्मूला है। अब यहाँ से के सी की वैल्यू हमें दी गई है, आर की वैल्यू हमें नहीं दी गई, टेम्परेचर की वैल्यू दी तो गई है लेकिन इसका यूनिट सेल्सियस है। पहले हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी सेल्सियस से केल्विन में जो कि एसआई यूनिट है। तो स्टूडेंट्स कन्वर्जन करने के लिए मैं 500 प्लस 273 करूंगी जिससे आंसर 773 केल्विन बन जाएगा और यही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, इस वजह से मैंने इसमें कैलकुलेशन कर दी। अब मेरे पास दो चीजें गिवन है के सी और टेम्परेचर, लेकिन मुझे इस डेल्टा एन की वैल्यू भी नहीं पता और आर की वैल्यू भी नहीं पता। स्टूडेंट्स डेल्टा एन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को देखना पड़ेगा। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं देखती हूँ तो नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल्स यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स बन रहे हैं। और डेल्टा एन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स किया जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ रिएक्टेंट्स की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पता ही है कि प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं, जबकि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं। और इनको सॉल्व करने से डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी जो कि -2 निकलेगी। स्टूडेंट्स आर आपको पता है जनरल गैस कांस्टेंट है और इसके ऐसे यूनिट में वैल्यूज हैं 0.0821 और यूनिट्स इसके हैं डेसीमीटर क्यूब, एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये इसकी यूनिट्स हैं, यानी आर की कंप्लीट वैल्यू हमारे पास है। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी हैं। केसी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, डेल्टा एन की वैल्यू भी है। हमें सिर्फ फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। स्टूडेंट्स केपी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फार्मूला में वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा और फार्मूला में केसी की वैल्यू है 6.0 क्रॉस 10⁻²। इसके अलावा आर की वैल्यू है 0.0821 और साथ ही टेंपरेचर की वैल्यू है 773 और इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करके डेल्टा एन की वैल्यू है -2 जो कि पावर बन जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमने लिखी हैं। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकलता है 63.5। लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि ये वैल्यू जो है ये माइनस में है तो मैं इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ और डिनोमिनेटर में जाके ये वैल्यू जो है ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी और अब मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ और डिवाइड करने से मेरे पास आंसर निकलता है 1.5 क्रॉस 10⁻⁵ जो कि Kp की वैल्यू है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि Kp की वैल्यू स्मॉलर है और Kp की वैल्यू स्टूडेंट्स तब स्मॉल होती है जब रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल है जो कि बहुत आसान सी है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक कन्वर्जन आपको करनी है, आर की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए और ये आपकी एग्जांपल हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 3 में ये इक्वेशन आपको नहीं दी हुई, ये इक्वेशन आपने खुद लिखनी है, यानी ये सॉल्यूशन में आएगी, लेकिन मैंने इसलिए सामने लिख दी है कि आपको ये वैल्यू समझने में आसानी हो जाएगी। इस एग्जांपल नंबर 3 की स्टेटमेंट काफी ज्यादा बड़ी है तो बच्चे ये समझते हैं कि ये नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि एग्जांपल आ सकती है, बहुत आसान सी है, शॉर्ट सा सॉल्यूशन है, इसलिए आ सकती है। अब देखिए कहते हैं कि आपने ना आपके पास एक अल्कोहल है और दूसरा एसिटिक एसिड है और अल्कोहल है एथेनॉल। कहते हैं दोनों को आपने मिक्स किया और मिक्स करने से एस्टर बना और इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन का नाम देते हैं। कहते हैं कि आपने जब दोनों चीजों को मिक्स कर लिया तो कुछ टाइम के बाद सपोज करिए मेरे पास बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने अल्कोहल डाला हुआ है जो कि एथेनॉल है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर एसिड डाला हुआ है जो कि एसिडिक एसिड है। कहते हैं कि आपने ये दोनों चीजें डाल दी और डालने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम वो टाइम नहीं बता रहा कितना, लेकिन कहते कुछ टाइम के बाद आपने यहाँ से मिक्स करके यहाँ से प्रोडक्ट को निकाला। कहते उस टाइम पे जबकि आपने यहाँ से प्रोडक्ट निकाला है इस टाइम पे अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 0.032 है, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.025 है इस प्रोडक्ट के अंदर और एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 0.04 है। अब ये उस टाइम पे है जबकि उसने टाइम अभी बताया ही नहीं कि जब हमने प्रोडक्ट निकाला है तो उसमें रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन ये है। लेकिन जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, अभी पहुंचा नहीं है लेकिन जब ये पहुंचेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4 निकलेगी और इस पूरे रिएक्शन के दौरान टेंपरेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे वैल्यू 4 होगी और अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ। आप मुझे चेक करके ये बताएं कि क्या रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना होगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए या फिर रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। स्टूडेंट्स यानी हमने कंपैरिजन करना है Kc की वैल्यू का Kc की वैल्यू से। ये वो वैल्यू जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुके हैं और ये वो वैल्यू जबकि हमें पता ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है या नहीं आ चुकी। कुछ टाइम के बाद हमने जब प्रोडक्ट्स को निकाला, यानी यहाँ पे भी हमें Kc को निकालना है और Kc को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला स्टूडेंट्स वैसे ही आता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स से। तो मैंने ऊपर दोनों प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं और नीचे दोनों मैं रिएक्टेंट्स को लिख देती हूँ जिसमें से एक एथेनॉल है और दूसरा हमारे पास कौन है, एसिटिक एसिड है। अब इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं हमारे पास, इनको यूज करके हम Kc की वैल्यू निकालेंगे जबकि हमें पता ही नहीं है कि क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है या नहीं हो चुका, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा।
स्टूडेंट्स मैं वैल्यूज को पुट करती हूँ और प्रोडक्ट्स की वैल्यूज मुझे पहले लिखनी है 0.05, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0.04 से, और ये डिवाइड हो रहा है पूरा 0.032, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 0.025 से। मुझे इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करना है और जब मैं कैलकुलेटर पे इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर 2.5 निकलता है केसी का। और स्टूडेंट्स ये वो केसी है जबकि हमें नहीं पता था कि क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है या नहीं, लेकिन अब जबकि केसी की वैल्यू निकल चुकी है तो हमें पता चला कि अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ था। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होता तो यहाँ पे भी केसी की वैल्यू 4 ही आती, यानी अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ। और केसी की वैल्यू बड़ी है उस केसी की वैल्यू से जो हमने कुछ टाइम के बाद निकाल लिया था प्रोडक्ट, यानी 2.5 से 4 तक जाने के लिए रिएक्टेंट्स को मजीद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना होगा, और मजीद जब वो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और लेफ्ट टू राइट जाने वाले रिएक्शंस को तो फॉरवर्ड रिएक्शंस कहा जाता है। यानी अभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। और स्टूडेंट्स इस रिएक्शन से हमें यही पता करना था कि क्या रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा या फिर रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। एग्जांपल नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें बताया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.1 मोल है और हमें इसकी परसेंटेज आयनाइजेशन निकालनी है। स्टूडेंट्स आयनाइजेशन का मतलब है कि आयंस में कन्वर्ट करना, और आयंस में कन्वर्ट किस चीज को करना चाहते हैं, एसिटिक एसिड को। और ये आयंस में तब कन्वर्ट होगा जबकि मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी। ये है एसिटिक एसिड और इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर में डिसॉल्व करने से स्टूडेंट्स ये दो आयंस बनाएगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा और साथ में दूसरा पॉजिटिव आयन बनेगा। स्टूडेंट्स ये जो 0.1 मोल कॉन्सेंट्रेशन बताई गई है ये पूरे इस एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बताई गई है उस टाइम पे जबकि अभी इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं किया गया था। और अगर ये वाटर में अभी डिसॉल्व नहीं किया गया, इसकी वैल्यू 0.1 है, और उस टाइम पे जबकि इसको वाटर में डाला ही नहीं गया, ऑब्वियसली अभी तो आयंस बने ही नहीं होंगे, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जबकि इसको मैंने वाटर के अंदर डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया, अब डिसॉल्व होने के बाद एसिटिक एसिड इन दो चीजों में कन्वर्ट होगा, और इन दोनों चीजों की अमाउंट कितनी है मुझे नहीं पता। इस वजह से मैं ये कह देती हूँ कि इन दोनों चीजों की अमाउंट x है, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है। मुझे नहीं पता कि हाइड्रोजन आयन कितने बने हैं, मुझे नहीं पता कि एसिटेट आयन कितने बने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बने हैं, इसलिए मैं x से डिनोट कर रही हूँ। अब स्टूडेंट्स ये दोनों तो तब बने होंगे जब एसिटिक एसिड टूटा होगा। अगर ये टूटा होगा तो ऑब्वियसली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होगी, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हुई होगी, x के बराबर कम हुई होगी, तो इसलिए मैंने 0.1 माइनस x लिख दिया। अब मुझे ये सारी चीजें पता चल रही हैं उस स्टेटमेंट की एक लाइन से जो कि लिख कर दी गई है, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे परसेंटेज आयनाइजेशन फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स परसेंटेज आयनाइजेशन हमें उन एसिड्स की फाइंड करनी पड़ती है जो कि वीक एसिड्स हो, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज ना हो। अगर तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ये कंप्लीट अमाउंट जो होती है वो इन दोनों आयंस में कन्वर्ट हो जाती, लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड है इस वजह से कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगी, और कितनी आयनाइजेशन हुई है मुझे यही कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स ये जो एसिडेट आयन मैंने लिखा हुआ है कि आपकी बुक में थोड़ा सा चेंज लिखा गया है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव लिखा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे, बात है। और ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं एसिडेट आयन की और हाइड्रोजन आयन की यानी प्रोटॉन की, ये मैंने कहा था कि जब हमने भी दोनों चीजों को डिसॉल्व ही नहीं किया तब की बात है, और उस टाइम पे 0 होगा टाइम। और फिर कुछ टाइम के बाद जब मैंने डिसॉल्व कर दिया तो मैंने कहा प्रोडक्ट्स कितने कितने बन गए, x एंड x बन गए, यानी ये वो टाइम है जब कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। अब मुझे निकालनी है परसेंटेज आयनाइजेशन, और परसेंटेज आयनाइजेशन निकालने के लिए मुझे आना चाहिए फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एसिड, यानी जितना आयनाइज हो चुका है एसिड उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हमने डिवाइड करना है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन से या टोटल कॉन्सेंट्रेशन से या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ क्योंकि हम निकाले हैं परसेंटेज। अब स्टूडेंट्स ये परसेंटेज आयनाइजेशन निकालने के लिए मुझे ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो कि मुझे पता है 0.1 है। 100 को मैं वैसे ही लिख लूंगी, लेकिन जो बात मुझे नहीं पता वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एसिड, कितना आयनाइज हुआ है एसिड ये तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैंने तो यहाँ पे x और x रखा है।
मैंने सपोज की हुई है ये एग्जाम्पल और मुझे वैल्यूज नहीं पता, तो यानी मुझे पहले x को निकालना पड़ेगा कि x की वैल्यू कितनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए एसिड के लिए, और अगर मैंने K लिखा हुआ है जो कि एसिड की आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। और स्टूडेंट्स ये हम कहां से निकालेंगे, ये है यहाँ इक्वेशन से, ये हमें इक्वेशन में से लिखना पड़ेगा। इक्वेशन मुझे बताती है कि प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कर दो, प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख रही हूं CH3COO नेगेटिव, और दूसरा प्रोडक्ट है H पॉजिटिव, और इसके रिएक्टेंट्स कौन है, एसिटिक एसिड है CH3COOH है। इन तमाम चीजों की वैल्यूज मैं तब लिखूंगी जबकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है। और स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज को लिखती हूं मैं, तो एसिटेट आयन के नीचे हमने x लिखा हुआ है यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, x थी। हाइड्रोजन आयन के नीचे भी हमने x लिखा हुआ है यानी इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x है। अब जो एसिडिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए 0.1 माइनस x लिखी हुई है, और हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं करना, यही मजे की बात है, क्योंकि आपकी बुक कहती है कि एसिड बहुत वीक है। अगर ये बहुत वीक है तो ये बहुत कम डिसोसिएट हुआ होगा, अगर ये बहुत कम डिसोसिएट हुआ होगा तो प्रोडक्ट्स बहुत कम बने होंगे, और अगर प्रोडक्ट्स बहुत कम बने हैं, वो एक स्मॉलर वैल्यू है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं और हम कहेंगे 0.1 माइनस x इज नियरली इक्वल टू 0.1। और इस वजह से क्योंकि x की वैल्यू बहुत कम है इसलिए मैंने इसको निग्लेक्ट कर दिया, और ये वैल्यू है जो मैं यहाँ पुट करूंगी, तो मैं वैल्यू पुट करूंगी 0.1। अब स्टूडेंट्स ना तो मुझे x की वैल्यूज का पता है ना ही मुझे k a की वैल्यू का पता है, तो मैं कैसे कैलकुलेशंस करूं, कैलकुलेशंस मजीद नहीं हो सकती। इसके लिए हमें पता होना चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपके बुक के इसी पेज जहां पे ये एग्जांपल दी हुई है, इससे पिछले पेज में एक टेबल बना हुआ है वहां पे दी हुई है, और वैल्यू है 1.85 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -5। ये वैल्यू मजीद कुछ न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी, इसलिए आपने इस वैल्यू को अभी के अभी याद कर लेना है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, x था जो कि डिवाइड हो रहा था 0.1 से, x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और 0.1 एज इट इज हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स इस 0.1 को x का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ जब मैं इसको लेकर जाती हूँ तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आएगा 1.85 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -6 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो एज इट इज आपके पास यही आंसर निकल के आता है, इसी को आपने लिखना है। लेकिन हमें तो वैल्यू x की चाहिए थी, मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एसिड चाहिए थी, और ये तो x का स्क्वायर है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और मैं दोनों तरफ वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लेती हूं, 1.85 क्रॉस 10 टू पावर -6 का भी स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ x का भी स्क्वायर रूट। x का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा खत्म स्क्वायर से, लेकिन इस तरफ लिखी गई वैल्यू का मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालती हूं तो स्टूडेंट्स ये जो 10 टू पावर -6 है ये तो हाफ हो के -3 बच जाएगा, 185 को 1.85 का भी हाफ हो जाएगा, और हाफ होके इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.3 क्रॉस 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू x। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन भी है, 100 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। इस नेक्स्ट में इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, और अब मैंने वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूला के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एसिड 1.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -3 इसकी वैल्यू निकल आई है। ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन हमें वैसे ही पता है 0.1 थी, मल्टीप्लाई हमने इसको 100 से करना है, और ये तमाम चीजें जब हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं 1.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -3 इनटू 100 आपने पहले लिखना है, जो आंसर निकलेगा उसको 0.1 से आप डिवाइड कीजिएगा, आपके पास आंसर निकल आएगा 1.3, और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे थे तो आंसर के साथ आ जाएगा परसेंटेज का साइन, और ये हमारी निकल आई है परसेंटेज आयनाइजेशन वैल्यू एसिडिक एसिड की, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी और ये हमने कैलकुलेट की। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। एग्जांपल नंबर 5 का गिवन डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट ये 0.11 मोल बताई गई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.09 मोल बताई गई है, Ka फॉर एसिटिक एसिड जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल में यूज कर भी चुके हैं 1.85 क्रॉस 10 टू पावर -5 बताई हुई है। अगर ना भी बताई हो तो आपको ये याद होनी चाहिए। pH की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, और ये बफर सॉल्यूशन से रेलेवेंट आपका एग्जांपल है। स्टूडेंट्स pH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें हेंडरसन इक्वेशन आनी चाहिए जो कि pKa प्लस log मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है। इसको यूज करते हुए हम pH की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर देख लें हमें सॉल्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, ये लिखी हुई है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है, ये भी हमें पता है कि A की वैल्यू हमें दी गई है, लेकिन हमें pKa की वैल्यू चाहिए। pKa की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो pKa की वैल्यू को पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और pKa वैल्यू निकालने के लिए P का मतलब होता है माइनस लॉग लिख लूंगी। Ka की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए एसिडिक एसिड के लिए जो कि यहाँ दी गई है, और ये है 1.85 क्रॉस 10 टू पावर -5।
अब स्टूडेंट्स हमें लॉग के कुछ रूल्स के अंदर से एक रूल ये भी पता है कि लॉग के साथ अगर दो वैल्यूज दी गई हों तो इन दोनों वैल्यूज का लॉग हमें सेपरेट लेना होता है। तो p के a इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.85 और हमें ये भी पता है कि लोगारिथम्स में मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस के साइन के साथ चेंज हो जाता है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग, प्लस के बाद आ जाएगा माइनस लॉग और ये लॉग है रेज्ड पार्ट -5 का और यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गई। माइनस लॉग 1.85 को तो मैं ऐसे जैसे लिखा रहने दूंगी, लेकिन मुझे पहले सेकंड पार्ट में जाना होगा कि जो पावर्स होती हैं लोगारिथम के केस में वो वैल्यूज से पहले आ जाती हैं, यानी लॉग से पहले की वैल्यू आ जाएगी और जब ये लॉग से पहले आएगी तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे और ये बन जाएगा प्लस और 5 वैल्यू जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी, साथ बन जाएगा लॉग 10 और आपको ये पता ही है कि log 10 जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ log 10 इज इक्वल टू 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है किस चीज से +5 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा +5 और फिर मुझे दूसरी तरफ क्या करना है माइनस लॉग 1.85 की वैल्यू निकालनी है और जब मैं माइनस लॉग 1.85 की आंसर निकालती हूँ तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मेरे पास आता है 0.26 जो कि माइनस में है और यहाँ पे प्लस हो रहा है 5 और जब मैं इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिख के इसका आंसर निकालती हूँ, इसका आंसर निकलता है 4.74 और ये जो 4.74 हमने वैल्यू निकाली है ये हमारी p के a वैल्यू है और इस p के a वैल्यू को हमने क्या करना है, इस p के वैल्यू को हमने यूज करना है इस फार्मूला के अंदर पुट करने के लिए और जब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू को पुट करती हूँ तो वैल्यू को यहाँ पे पुट करने से p के a की वैल्यू है 4.74 जिसके साथ प्लस लॉग है और लॉग के साथ ही मेरे पास सॉल्ट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो कि 0.11 है इसको लिख लूंगी और ये डिवाइड हो रही है 0.09 से और अब मुझे इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना है और इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करने के लिए 4.74 को एज इट इज लिखा रहने दें, लॉग को भी लिखा रहने दें, इन दोनों वैल्यूज को पहले आप डिवाइड कर लें और जब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर स्टूडेंट्स निकलता है 1.22 और इस 1.22 का मुझे क्या करना है लॉग लेना है, इसका आंसर निकलता है 0.086 जो कि प्लस हो रहा है 4.74 के अंदर। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ और इसका आंसर निकल आएगा 4.82 जो कि किस चीज की वैल्यू है, जो कि pH की वैल्यू है। 4.826 है और स्टूडेंट्स ये 6 की वजह से राउंड ऑफ होकर नंबर 4.83 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है pH का जो कि हमने निकाले। ये हमारी एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 6 को अब हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में एक सॉल्ट हमें दिया गया है और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमसे पूछा गया। स्टूडेंट्स सॉल्ट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, बहुत कम डिसॉल्व होता है, बहुत कम डिसॉल्व होता है, यानी इसकी डिसॉल्विंग पार्ट बहुत कम है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो चीजें हैं कि हमें सॉल्युबिलिटी दी गई है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया और ये पॉसिबल है कि अगर सॉल्युबिलिटी दी गई हो तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया हो तो हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए यानी मुझे केएसपी निकालने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है, और स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि केएसपी ये इक्वल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी जो भी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो भी दो आयंस बनेंगे उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है केएसपी और ये फ्लोराइड है और फ्लोराइड के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 2 है जो कि पार्ट यानी एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 को लिख दिया। अब देखिए इन ब्रैकेट्स का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी हमें मोल्स में वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन जो दी गई वैल्यू है ये मोल्स में नहीं है, ये ग्राम्स के अंदर वैल्यू है। और स्टूडेंट्स एक बात समझिए कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो सॉल्ट है ये पानी के अंदर बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। कितना कम डिसॉल्व होते हैं, आपके पास 1 डीएम क्यूब वाटर है और इस 1 डीएम क्यूब वाटर के अंदर जो सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है वो है 0.64 ग्राम। 1 डीएम क्यूब यानी 1 लीटर, 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ इतना सा बहुत कम वैल्यू है जो डिसॉल्व हुई है। और स्टूडेंट्स ग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि हमें मास बताया गया है और अगर हमें किसी चीज का मास बताया गया हो और हमें मोल्स की जरूरत हो तो हमें मोल्स निकालने आते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते होते हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चीजों का मास पता होना चाहिए और हमें उसी का मोलर मास पता होना चाहिए। और ये कौन सी चीज है जिसका हमें मोलर मास पता होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वही सॉल्ट है जिसको हम यूज कर रहे हैं। स्ट्रेस मास तो हमें यहाँ से पता चल ही रहा है लेकिन मोलर मास हमें नहीं पता, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोलर मास निकाल लेती हूँ और मोलर मास निकालने के लिए लेड का एटॉमिक मास मुझे पता होना चाहिए, लेड का एटॉमिक मास है 207.2, साथ में मुझे पता होना चाहिए फ्लोरीन का एटॉमिक मास है 19 और यहाँ पे दो एटम्स यूज हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 38 आंसर आता है और ये ऐड हो रहे हैं 207.2 के अंदर। जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो आंसर निकलता है 245.2
और ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोलर मास है, और मोलर मास किस चीज का है, लेड क्लोराइड का है। और मैं क्या करूंगी, इस मोलर मास को यूज करूंगी। मास की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता थी 0.64, और मुझे मोलर मास की वैल्यू भी पता चली 245.2 निकली है। इन दोनों को मैं डिवाइड करती हूँ, तो डिवाइड करने से मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और आंसर निकलता है 2.6 क्रॉस 10 raised to power -3। अब फ्रेंड्स ये जो वैल्यू निकली है ये नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हैं, और नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के निकाले हैं, इन दोनों आयंस के निकाले हैं। और इन दोनों आयंस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं, यानी स्टार्ट में जब टाइम 0 था, मुझे पता है कि ये डिसोसिएट नहीं होता ये सॉल्ट जल्दी, तो जो लेड आयन होगा और जो फ्लोराइड आयन होंगे ऑब्वियसली ये 0 0 होंगे तब जबकि टाइम 0 होगा। यानी कि मैंने पानी के अंदर सॉल्ट को डाला ही था, और सॉल्ट को डालने के बाद अभी कोई ब्रेकडाउन नहीं हुई आयंस की, डिसोसिएशन नहीं हुई आयंस में, तो इनकी वैल्यू 0 थी। लेकिन अब जबकि टाइम काफी सारा गुजर चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं यानी जो दोनों आयंस हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए हैं। लेड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.6 क्रॉस 10 raised to power -3, और जो फ्लोराइड है इसके भी निकले हैं 2.6 क्रॉस 10 raised to power -3। लेकिन मुझे ये भी पता है कि फ्लोराइड आयंस दो हैं स्टूडेंट्स। 2.6 क्रॉस 10 raised to power -3 जो वैल्यू निकली है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और जब मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर निकल आता है 5.2 आंसर निकलता है। और इसके साथ ये वैल्यू है 10 raised to power -3, ये एज इट इज आ जाएगी 5.2 क्रॉस 10 raised to power -3। मोलर कॉन्सेंट्रेशन है फ्लोराइड आयंस, और लेड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब गौर से आपने मेरी बात सुनी है कि स्टार्ट में जबकि मैंने लेड क्लोराइड को पानी के अंदर डाला ही था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, और तब ये दोनों आयन 0 0 थे। लेकिन अब ये दोनों आयंस बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है सॉल्ट, तो इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी, 0 वैल्यू बच जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमें दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ, और वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ आपके सामने। और यहाँ पर आते हुए लेड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता ही है कि क्या निकली है 2.6 क्रॉस 10 raised to power -3 निकली है इसकी वैल्यू। और मुझे वैल्यू पुट करनी है फ्लोराइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि या तो मैं ऐसे लिख लूं या फिर मैं ऐसे लिख लूं, एक ही बात है। अब ये वैल्यू लिख लें या ये वैल्यू लिख लें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 क्रॉस 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -3, और इसका पूरे का है स्क्वायर। अब जब मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली यही आंसर निकल आएगा 5.2, जिसके साथ पावर होगी -3, और इसका हमें लेना है स्क्वायर। और स्टूडेंट्स 5.2 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो इसका मतलब है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 करना पड़ेगा। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 27 मेरे पास आंसर निकलता है 27.04, और इसका स्क्वायर लेने से ये वैल्यू हो जाएगी 10 raised to power -3 और -3, तो -6 हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो वैल्यू बची हुई है जिसे मल्टीप्लाई होना है वो है 2.6 क्रॉस 10 raised to power -3। अब मैं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर निकलता है वो है 70.304, और ये 10 raised to power -3, ये 10 raised to power -6, इनको मैंने साथ ऐड नहीं किया। 10 raised to power -3 और -6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -9 बन जाएगा। और ये जो वैल्यूज हमारे पास अभी तक निकल रही है ये KSP की वैल्यू है, इस तरफ मैं KSP लिख देती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी बुक में आंसर ये नहीं दिया गया, आपकी बुक में थोड़ा सा आंसर चेंज है, और उस आंसर में 10 raised to power -8 लिखा हुआ है। यहाँ पे -8 बनाने के लिए मुझे जिस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो 7.0 बनेगा। 10 raised to power -9 ऑलरेडी था, और फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि जो पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं, जितने टाइम्स मूव करवाएंगे 10 की उतनी पावर बनती जाएगी। तो 10 raised to power +1, क्योंकि मैंने 1 जंप करवाया, और +1 -9 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलता है 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -8, और यही हमारी KSP की वैल्यू है। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 को देख रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 8 की लास्ट एग्जांपल है, और ये तकरीबन एग्जांपल नंबर 6 जैसी ही है। वहां यहां पे हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है, और हमें कहा गया है कि सॉल्युबिलिटी फाइंड कर लें। लेकिन जो एग्जांपल नंबर 6 थी उसमें इसके ऑपोजिट था, सॉल्युबिलिटी दी गई थी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का कहा गया था। वहां पे भी जो प्रोडक्ट था वो स्पेरिंगली सॉल्युबल था, यानी वो जो सॉल्ट था वो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होता है। यहाँ पे जो कंपाउंड हमें दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्जन के बाद ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट में ही बता दिया ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यानी पानी के अंदर बहुत तेजी से हल नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता करके हल होता है। इसलिए हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया गया है। और प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल होता है किससे, product of molar concentration of products
यानी इक्वेशन के अंदर बनने वाले दोनों प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर हम निकाल लेते हैं तो वो KSV के इक्वल है। और स्टूडेंट्स KSV की वैल्यू हमें बताई गई है और वो है 6.5 क्रॉस 10 raised to power -6। ये तो हमें पता है लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें इन दोनों की नहीं पता। तो इसके लिए हमें दोबारा से इक्वेशन तक जाना पड़ेगा। ये है मेरे पास वो सैंपल जिसको मैंने वाटर में डिसॉल्व करना था और इसकी मुझे वैल्यू बताई गई है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। लेकिन स्टार्ट में ये जो मेरी बेस थी ये डिसॉल्व नहीं हुई वाटर में और तब की बात है जब ये टाइम 0 था और अगर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई तो ऑब्वियसली ये डिसोसिएट नहीं हुई होगी आयंस में। इसका मतलब है कि टाइम 0 होने पर दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0 0 थी। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और हम पहुंचे इक्विलिब्रियम स्टेट पे। इक्विलिब्रियम स्टेट में जाके दोनों प्रोडक्ट्स बने और इन दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी थी, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी हमें नहीं पता। और हमें जिन चीजों का नाम पता हो उनके लिए हम एक सैंपल x यूज करते हैं। स्टूडेंट्स लेकिन आपकी बुक ने x की जगह s को यूज किया हुआ है, यानी सॉल्युबिलिटी के लिए साइन s यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने s लिख दिया। और क्योंकि दो हाइड्रोक्सिल बन रहे हैं तो इसलिए मैं s के साथ भी क्या लिख दूंगी 2 लिख दूंगी। अब ये वो कॉन्सेंट्रेशन है इन प्रोडक्ट्स की जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर थी और मुझे इन दोनों वैल्यूज को उठा के इनकी जगह पुट करना होगा। कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो S है और अगर मैं हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन को देखूं तो वो 2S है। मैं यहाँ पे 2S लिख लेती हूँ। लेकिन हमें पता ही है कि ये जो कोएफिशिएंट है ये पावर बनता है, ये अंदर नहीं लिखा जाता, ये बाय मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा इसको। ये ऐसे होगा। अब इस 2S की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा इसका, यानी पावर आ जाएगी इसकी। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस स्क्वायर को सॉल्व करूं तो 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 टू 4 हो जाएगा और s का स्क्वायर हो जाएगा और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि s से मल्टीप्लाई होने के बाद पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा 4s3। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 6.5 क्रॉस 10 टू पावर -6 है और इस 6.5 क्रॉस 10 टू पावर -6 से ये 4 जाके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं यहां सॉल्व कर रही हूं। 6.5 क्रॉस 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू है s का क्यूब। इस समय इस क्यूब को खत्म करना है मुझे तो मुझे इसका लेना पड़ेगा क्यूब रूट और जब मैं इसका क्यूब रूट लेती हूँ तो s का लेती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इक्वेशन की दूसरी तरफ भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये क्यूब हो जाएगा कैंसिल, लेकिन इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं दोनों वैल्यूज को डिवाइड करूंगी, इनका आंसर निकालूंगी, उसका मैं क्यूब रूट लूंगी। स्टूडेंट्स जब मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर निकलता है 1.625 क्रॉस 10 टू पावर -6 और इसका मैंने निकाला है क्यूब रूट और जो कि इक्वल है s के। और अब क्यूब रूट निकालने का आप तरीका देख लें कि आपने जब कैलकुलेटर पे क्यूब रूट निकालना है तो आपके सामने ये एक साइन होगा जहां पे अंडर रूट की दूसरी तरफ 3 लिखा हुआ आपको छोटा सा नजर आएगा। इसको आपने प्रेस करना है और इसको प्रेस करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू है आप उसको लिख लें। 1.625 है ये मैं लिख रही हूँ और इसका मैं निकाल रही हूँ क्यूब रूट जिसका आंसर आ रहा है 1.2747। और स्टूडेंट्स ये जो 1/3 है ये इस 10 raised to power -6 की भी पावर है और इस 1.265 की भी है। 1.265 की मैंने सेपरेट से निकाल ली और यहाँ पे मैं इसको 6 से कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास 10 raised to power -2 बच जाएगा जो कि s के इक्वल होगा। अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये जो 1.27 है इसके बाद 4 है और 4 के बाद 7 है तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 1.275 लिख सकती हूँ जिसके साथ -10 raised to power -2 आ जाएगा जो कि s यानी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है जो हमने निकाली। स्टूडेंट्स आपकी बुक में 1.175 दिया गया है, हो सकता है मैंने कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक कर दी हो तो आप इसको वर्ड से देख लीजिएगा। ये हमारी तमाम एग्जांपल्स हैं जो चैप्टर पे 8 की हैं एंड आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको सारी समझ आ गई होगी कि इन एग्जांपल्स को हमने कैसे लेकर चलना है, कैसे प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।